मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। समंदर किनारे बसे महाराष्ट्र में सियासी लहरें उफान पर थीं। लहरों का शोर विधानसभा से निकलकर न सिर्फ महाराष्ट्र में गूंज रहा था बल्कि दिल्ली तक पहुंच रहा था, क्योंकि अधरतिया पचरतिया हुए शपथ ग्रहणों और इस्तीफों के बाद कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मिलकर नई सरकार बना ली थी। और सरकार बनने के बाद ये पहला ही मौका था जब विधानसभा में बोलने उठे थे बीजेपी के विधायक और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन इस बीच उन्होंने एक शेर पढ़ा, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। यही कोई 2 बरस बाद फडणवीस लौटे हैं, और वो भी बीजेपी के खाते में 132 सीटें लेकर। तो आज इस वीडियो में आपको सुनाएंगे कहानी देवेंद्र फडणवीस की। बताएंगे कैसे 6 बरस के देवेंद्र ने स्कूल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि स्कूल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर था। बताएंगे वो किस्सा भी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मॉडल विधायक कहा था, और ये भी कि कैसे वो महाराष्ट्र की राजनीति में मेयर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे बिना कोई चुनाव हारे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 26 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इमरजेंसी लगते ही देश भर में विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों की धरपकड़ शुरू हो गई। दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने एक शख्स को पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसका नाम था गंगाधर राव फडणवीस। गंगाधर राव की गिरफ्तारी से उनका छोटा बेटा बहुत गुस्से में था। गुस्सा इस हद तक कि उसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से भी नफरत हो गई। और जब ये नफरत का ख्याल मन में आया ही होगा कि उसे अपने स्कूल का नाम पता चला। नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल। लड़के ने झल्लाते हुए अपना बैग फेंका और माँ से कहा कि अब से मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता, मुझे कहीं और दाखिला दिलाया जाए। लड़के की उम्र 5 साल थी और नाम था देवेंद्र फडणवीस। मैं पहली क्लास में था और मेरे पिताजी को इमरजेंसी में इंदिरा जी ने 2 साल जेल में रखा। तो 5 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको तो यही पता था कि अपने पिता को जेल में डालने वाली इंदिरा जी है। इसलिए मैंने घर आकर मेरी माँ को कहा कि मेरे पिताजी को जिस इंदिरा जी ने जेल में डाला उसके नाम के स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरा स्कूल बदल दीजिए। तो मैं दूसरे स्कूल में चला गया। 1970 में जन्मे देवेंद्र फडणवीस बचपन से ही आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। वजह साफ है, उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस आरएसएस और जनसंघ से जुड़े हुए थे। गंगाधर राव राज्य विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कि ये जो फडणवीस फैमिली है वो एक्चुअली विदर्भ का जो चंद्रपुर जिला है, लगभग एक नागपुर से कई 150 किलोमीटर के आसपास दूर है, वहां पर एक मूल नाम का तालुका है, वहां के हैं। और ये एक्चुअली उस गांव के मालगुजार हैं। विदर्भ में मालगुजार मतलब जो बड़े जमींदार थे, उन्हें मालगुजार कहा जाता है। उस वहां के गांव की पाटिल की जो थी वो उनके पास थी। ये इनकी जो फैमिली है वो नागपुर में सेटल हो गई। और फडणवीस जी के जो पिताजी थे गंगाधर राव फडणवीस, वो आरएसएस के और जनसंघ के एक बड़े नेता थे। वो और उनकी चाची देवेंद्र फडणवीस की शोभाताई फडणवीस, तो वो फिर गंगाधर राव फडणवीस, शोभाताई फडणवीस, फिर दादा साहेब देशकर, तो इन सारे लोगों ने जनसंघ को और बाद में बीजेपी को खड़ा किया विदर्भ में। इसे देखा जा सकता है। और आज आप देखिए तो विदर्भ तो आरएसएस का और बीजेपी का गढ़ बन गया है। तो जनसंघ को और बीजेपी को इन लोगों ने खड़ा किया था उस एरिया में। सरस्वती विद्या मंदिर से स्कूली पढ़ाई के बाद देवेंद्र फडणवीस ने धर्मपीठ जूनियर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की। हालांकि एलएलबी करने के बाद वो वकील नहीं बने। वजह साफ है कि तब तक सियासी गलियारों में देवेंद्र फडणवीस की चहलकदमी बढ़ चुकी थी। 1992 में फडणवीस नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर बने। 1992 से 97 तक और फिर 97 से 2001 तक उन्होंने ये ऑफिस संभाला। इस बीच 1997 में ही नागपुर में वो मेयर भी चुने गए। 97 में मेयर का कार्यकाल पूरा होने तक बीजेपी की राज्य इकाई में उनकी पहचान बन चुकी थी और पिता गंगाधर राव फडणवीस के हवाले से जो संबंध थे वो तो थे ही।
एक कहानी यह भी कि मोदी सरकार में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गंगाधर राव को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि पहली बार 29 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस जब नागपुर वेस्ट विधानसभा सीट से विधायक चुने गए तो उसमें नितिन गडकरी की बड़ी भूमिका थी। नितिन गडकरी भी आरएसएस से पॉलिटिक्स में आए थे, तो जब पहली बार वो उन्होंने लोकसभा का सॉरी विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो उस वक्त वो रहते थे महाल एरिया में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और लड़े थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से देवेंद्र फडणवीस चुन के आए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जी के पिताजी ने कहा कि तुम वहां रहते हो तो तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, एक काम करो तुम हमारे घर में रहने आए, ऐसे बताया जाता। और एक महीना वो उनके घर रहे, फडणवीस फैमिली के घर में। और जब देवेंद्र जी पहली बार चुनाव लड़े, तो उस वक्त नितिन गडकरी वो तो पालक मंत्री थे नागपुर के, क्योंकि उस वक्त शिवसेना बीजेपी युति की सरकार थी। वो नागपुर के पालक मंत्री थे और उन्होंने काफी हैंड होल्डिंग किया था। 2004 में फडणवीस दूसरी बार नागपुर वेस्ट से ही विधायक चुने गए। 2009 में पार्टी ने उनकी सीट बदली और नागपुर वेस्ट के बजाय नागपुर साउथ वेस्ट से टिकट दिया। हालांकि सीट बदलने का कोई फर्क नतीजों पर नहीं पड़ा और 2009, 2014, 2019 और अब 2024 में फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से ही विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये तो फास्ट फॉरवर्ड में हमने उनकी विधायकी की जानकारी दे दी, लेकिन फडणवीस की कहानी में एक दिलचस्प किस्सा जुड़ता है साल 2006 में। तब वो नागपुर वेस्ट से दूसरी बार के विधायक थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमएलए रहते हुए फडणवीस ने कपड़े की दुकान के लिए मॉडलिंग की। नागपुर में बड़े बड़े 5 होर्डिंग लगे जिस पर फडणवीस की स्टाइलिश तस्वीरें छपती थी। ये तस्वीर उनके दोस्त और फोटोग्राफर विवेक रानाडे ने खींची थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में रानाडे का बयान मिलता है, केरल में एक खास थेरेपी करवाने के बाद उनका वजन काफ़ी कम हो गया था। मैंने उन्हें अंबिका मेंस के लिए मॉडलिंग करने के लिए राज़ी किया, जिसके मालिक गोविंद गुप्ता मेरे क्लाइंट थे। मैंने देवेंद्र से कहा कि एक जनप्रतिनिधि का मॉडलिंग करना गलत नहीं है और वो मान गए। जाहिर है ये वो समय था जब बीजेपी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में था। तो उनकी पार्टी के नागपुर वेस्ट वाले विधायक यानी देवेंद्र फडणवीस मॉडलिंग कर रहे थे, ये खबर वाजपेयी तक पहुंची। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर फडणवीस के करीबी दोस्त रहे शैलेश जोगलेकर का बयान मिलता है। शैलेश याद करते हैं, खबर अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंची और उन्होंने देवेंद्र को दिल्ली आने को कहा। मैं उनके साथ गया था और मुझे याद है कि वाजपेयी ने उनका स्वागत करते हुए कहा था, आइए आइए मॉडल जी। शैलेश जोगलेकर ही बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी देवेंद्र फडणवीस से काफ़ी खुश थे, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ क्षत्रप थे जो कसमसाने वाले थे, क्योंकि फडणवीस बड़ी तेज़ी से राज्य की सियासत में अपने पांव मजबूत करते जा रहे थे। और यहीं से गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की तिकड़ी की कहानी शुरू होती है। नागपुर के बीजेपी में ऐसे कहा जाता है कि बंगला मतलब फडणवीस का घर और वाड़ा मतलब महाल में जो गडकरी रहते थे उनका जो वाड़ा था, तो उनके बीच में 2 अलग ग्रुप्स माने जाते थे नागपुर बीजेपी में। और 2008 में जब गोपीनाथ मुंडे ने ये किया था, उनकी बीजेपी के सारे पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी और इनकी नितिन गडकरी की नहीं बनती थी। और तो उस वक्त शोभाताई फडणवीस जो उस वक्त एमएलए थी और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों गोपीनाथ मुंडे साहब के साथ थे। तो बेसिकली ये गोपीनाथ मुंडे साहब को काफी क्लोज थे और उस वक्त 2 ग्रुप्स थे बीजेपी में, एक गोपीनाथ मुंडे जी का ग्रुप, एक गडकरी जी का ग्रुप। 1989 में बीजेपी में वार्ड कन्वेनर के पद से शुरू हुआ सफर 1992 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नागपुर अध्यक्ष, 1994 में युवा मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, 2001 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पहुंच चुका था। 2010 में उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 3 बरस बाद 2013 में राज्य में पार्टी के मुखिया यानी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। 1 साल बाद यानी 2014 में देश में आम चुनाव हुए। देश की जनता ने बीजेपी को केंद्र की सरकार चलाने का जिम्मा सौंपा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और पार्टी भी अब उन्हीं के मन मुताबिक चलने वाली थी। आरएसएस से तो संबंध उनका पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। और आरएसएस के लिए मतलब वो एक तरीके से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लेकर के आरएसएस तो लगता है कि उनके किसी अपने या उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के तौर पे ही उनको आरएसएस देखता है। जहां से तक मोदी और अमित शाह से संबंध की बात है, तो ये 2014 के बाद बहुत तेजी से ये कंसोलिडेट हुआ है ये संबंध।
आपको याद होगा जब 2014 में महाराष्ट्र में जब सरकार बनाने की बारी आई और जब मुख्यमंत्री को लेकर के बात चल रही थी, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत जोर शोर से नहीं था वहां पे। लेकिन उन सबके बीच देवेंद्र फडणवीस के तौर पे एक अपेक्षाकृत युवा चेहरे पे मोदी और अमित शाह ने दांव लगाया और 5 साल वो सरकार चली। और उसके बाद भी जब 2019 में मैंडेट बीजेपी के पक्ष में नहीं था, तो एक सरकार बनी जो कि ज्यादा समय चल नहीं पाई। लेकिन बाद में फिर सरकार दोबारा बनती है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं। और उस सरकार में देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के, यानी मोदी अमित शाह के कहने पे मुख्यमंत्री पहले रहने के बावजूद उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो एक तरीके से विश्वस्त और जिसको जो आदेश दिया जाए उसको बिल्कुल सर माथे पे लगा के आगे बढ़ना है, वैसी इमेज प्रधानमंत्री और अमित शाह के नजर में देवेंद्र फडणवीस की है। एक अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि महाराष्ट्र से ही नितिन गडकरी के रूप में एक ऐसे चेहरे हैं जो मोदी सरकार में लगातार तो हैं, लेकिन उन्हें एक प्रतिस्पर्धी के तौर पे भी देखा जाता है कई बार मोदी और अमित शाह के लिए। तो उसको भी बैलेंस करने के लिए मोदी अमित शाह की जोड़ी के लिए देवेंद्र फडणवीस ज्यादा उपयोगी होते हैं। एक और जो बात है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरी कुछ लोगों से बात हुई बीजेपी के लोगों से, तो प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि पीएम ये चाहते थे कि मान लीजिए अभी तो महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति थी लोकसभा चुनाव के बाद जब लग रहा था कि शायद चुनाव नहीं जीत पाएंगे या थोड़ी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर विचार चल रहा था। और इसमें सबसे बढ़ चढ़कर पीएम की तरफ से भी आप बातें आ रही थी कि प्रधानमंत्री उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों लोगों के मोदी और अमित शाह दोनों के विश्वस्त हैं और दोनों के स्कीम ऑफ थिंग्स में, दोनों के जो भविष्य की जो राजनीति है उसमें ये फिट बैठते हैं कि ये महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति में रहें। 2014 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होता है। पार्टी की कमान देवेंद्र फडणवीस के ही हाथों में थी। बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी थीं क्योंकि पार्टी शिवसेना से गठबंधन तोड़ चुकी थी और चुनाव में अकेले उतरी थी। इसके बावजूद 2014 विधानसभा चुनाव में राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी ने 122 सीटें जीती। 2009 में उसे केवल 46 सीटों पर जीत मिली थी। इस जीत के बाद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। वो शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस ने सूबे की सत्ता संभाली। 49 साल बाद ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फडणवीस से पहले वसंतराव नाइक ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। नाइक 1963 में पहली बार राज्य के सीएम बने थे और देखा जाए तो 1963 से 1975 के बीच कुल 11 साल के लिए वो इस कुर्सी पर बैठे। लेकिन 1 मार्च 1967 से 13 मार्च 1972 के बीच वो इकलौता 5 साल का कार्यकाल था जो उन्होंने पूरा किया। 2019 में फडणवीस का कार्यकाल पूरा हुआ और एक बार फिर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। इस बार बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर रार छिड़ गई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद मांगा तो देवेंद्र फडणवीस ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि बीजेपी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। नतीजा यह हुआ कि दोनों पार्टियों का गठबंधन दरक गया। जिस वक्त बीजेपी से गठबंधन का साथी दूर हो रहा था, उसी दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली शरद पवार की एनसीपी में बगावत हो गई। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी के पास पहुंच गए और फिर वो नजारा पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाला कौन सा शख्स भूल सकता है, जब आधी रात को फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। लेकिन बात इतनी सीधी सीधी रह जाए तो काहे का पॉलिटिक्स। शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद ही अजीत पवार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और फिर चाचा शरद पवार के पास लौट गए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई क्योंकि वो विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। फडणवीस की सरकार गिरी और 22 नवंबर को कांग्रेस और एनसीपी की मदद से शिवसेना ने सरकार बना ली। सीएम बने उद्धव ठाकरे। मुश्किल 3 बरस ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे होंगे कि उनकी पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को 2 फाड़ कर दिया। शिंदे अपने 39 विधायकों के साथ बीजेपी के पास चले गए और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। सत्ता में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हुई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना बन सके और दिल्ली के दबाव में डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। तो ये भी घटनाक्रम हुआ। तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने में एक जो लॉजिक था बीजेपी का, वो ये था कि हम लोग क्योंकि शिवसेना का मुख्यमंत्री निकालकर हमें शिवसेना का ही मुख्यमंत्री लाना है। और अगर आज देखा जाए आज की तारीख में, तो दैट स्ट्रैटेजी हेल्प। और उस वक्त ऐसी अटकल लगाई जा रही थी कि
फडणवीस जी उस कैबिनेट में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब 2014 से 19 देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो एकनाथ शिंदे उनके कैबिनेट में एक मंत्री थे, और वो भी उनके पास MSRDC जैसा एक डिपार्टमेंट था। उसके बाद उनके पास थोड़े समय के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट भी आया था। तो रिलेटिवली ऐसे जूनियर थे वो इन द पेकिंग ऑर्डर। तो ऐसे लग रहा था कि वो कैबिनेट में नहीं रहेंगे। लेकिन आपको याद हो गया कि उस वक्त बीजेपी के आला कमान ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुझे वो शब्द याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी को निर्देशित किया जाता है कि वो इस सरकार में शायद, वो निर्देशित शब्द मुझे लगता है, वो मुझे याद आ रहा है, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। जोड़ तोड़ और तमाम तिकड़म के लंबे दौर के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ जीत हासिल की है। सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है और इस जीत के हीरो बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। इस वीडियो में बस इतना ही। देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।